Hello students, welcome to today's class. Today we will deal with a kind of topic जो आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है और जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है और उसी का यूज़ करके हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आज जाएंगे. रिएक्शंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, एक है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है जिसमें हीट इज़ इवॉल्व्ड आउट, बाहर निकलेगी. ठीक है, ऐसे ही एंडोथर्मिक क्या होती है जिसमें हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, जहाँ हीट इवॉल्व आउट होती है वहाँ डेल्टा एच का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है. देखो क्यों होता है, अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पुट करता हूँ कि वाई डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, तो देखो डेल्टा एच निकाला कैसे था. डेल्टा एच निकाला था एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट. एक रिएक्शन मैंने ली, जैसे आई एम हैविंग हेयर सी प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस 393.5 किलो जूल. ठीक है, मतलब सी और ऑक्सीजन ने जब आपस में रिएक्ट किया या कार्बन की जब कंबशन हुई तो एक तो CO2 गैस निकली और इतनी एनर्जी बाहर चली गई. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेगी कि ये जो एनर्जी बाहर गई प्लस एनर्जी ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ कार्बन एंड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, लेकिन ये तो कहाँ चली गई, हवा में, तो ये तो ख़त्म हो गई. तो यहाँ पर अगर डेल्टा एच आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है. क्यों कम है, क्योंकि इतनी एनर्जी तो कहाँ चली गई, बाहर चली गई. बिकॉज एच ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन एच ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव. यानी कि जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी हमेशा डेल्टा एच का साइन क्या रखना है, माइनस में रखना है. और जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी तो एनर्जी जो लिखी जाती है या हीट जो लिखी जाती है वो कहाँ लिखी जाती है, प्रोडक्ट साइड. लेकिन वहीं पर अगर कोई चीज़ खाती, एनर्जी को खाती है, तो वो कहाँ लिखी जाती है, रिएक्टेंट साइड. जैसे इस रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ N2 प्लस O2 प्लस 180.7 किलो जूल इज इक्वल टू 290. ठीक है, 2NO. देखें इसके अंदर अगर आप निकालें H डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट कि इसकी जो एंथैल्पी आएगी वो ज़्यादा आएगी. क्यों आएगी, क्योंकि इसकी NO को बनाने के लिए N2 की एनर्जी लगी, O2 की एनर्जी लगी, प्लस एडिशनल इतनी लगी. तो ये वो एनर्जी है जो ज़्यादा खाई है उसने. ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी खा रहा है तो डेल्टा एच का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, किसी न्यूमेरिकल में डेल्टा एच दे रखकर वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी, एंडोथर्मिक. अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है तो वो कैसी, एक्सोथर्मिक. ठीक है, मतलब एक एक्सिस पे मैंने एंथैल्पी ली, दूसरी एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ली. ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की ये है, प्रोडक्ट की है. क्योंकि रिएक्टेंट की ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम है तो डेल्टा एच विल बी एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या आएगी, नेगेटिव. ऐसे ही इसके अंदर प्रोडक्ट की एनर्जी, इसके अंदर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, इसलिए डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन. आप क्लास 10th में पढ़ के आए थे सिंपली केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन होती है, शॉर्ट हैंड होती है किसी भी केमिकल प्रोसेस का, जिसके अंदर या तो सिंबल यूज़ करते हैं या फार्मूला यूज़ करते हैं. अगर उस केमिकल इक्वेशन के साथ हम डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दें कि मतलब जब वो रिएक्शन हुई कितनी एनर्जी निकली या कितनी एनर्जी गेन हुई, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी दैट इक्वेशन इज़ नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ठीक है, जैसे H2 प्लस हाफ O2 H2O, मैंने यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू लिख दी. अगर ये ना लिखता तो ये केमिकल इक्वेशन थी. अब अगर ये लिख दी तो ये क्या बन जाएगी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन. यानी कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच इंडिकेट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इट इज़ कॉल्ड सो. मतलब थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम लोग इसको बोलते हैं. ठीक है, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस आर मल्टीप्लाइड, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितने के लिए थी, फॉर 1 मोल. ये कितने के लिए थी, फॉर 1 मोल. अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से. यानी कि इफ़ कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम नंबर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज़ मल्टीप्लाई. अगर मल्टीप्लाई आपने इसको किया, देखो फिर से कह रहा हूँ कि 1 मोल के लिए थी, कि यहाँ पर अगर 1 मोल था, अगर यहाँ 1 मोल था तो ये कितने के लिए थी, 1 मोल के लिए. अगर आपने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मोल हो गए, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस. अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई. अगर ये हाफ हुआ
अगर ये हाफ हुआ तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, एंड इफ़ द रिएक्शन इज़ रिवर्स्ड, कि रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर वो पहले माइनस का था तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। टाइप ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि जब रिएक्शन हुई तो कितनी एनर्जी बाहर निकली या कितनी एनर्जी गेन हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट as represented by chemical equation have completely reacted is called enthalpy or heat of reaction। ठीक है, कि भाई यहाँ पर देखो रिएक्शन में कितना था, 1 था, जब ये पूरे तरीके से रिएक्ट कर जाएगा तो जितनी एनर्जी चेंज होगी उसी को क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और फॉर्मूला नो डाउट कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इफ़ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट या एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे पहली जो है वो है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ को बनाएंगे, तो कितनी चीज़ बनानी है, कम से कम 1 मोल तो बनेगी। जब चीज़ों को बनाते हैं तो रिएक्टेंट भी लेंगे, लेकिन रिएक्टेंट कहाँ लेंगे, स्टेबल फॉर्म में या एलिमेंट्री फॉर्म में लेंगे। यानी कि हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि भाई किसी एलिमेंट से कोई सब्सटेंस हमें बनाना है, और कितना बनाना है, 1 मोल। 1 मोल बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एफ एच। एफ का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम कंडीशन को स्टैंडर्ड कर दें, स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर क्या कर दिया 298 केल्विन, प्रेशर कितना कर दिया 1 बार, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, बस कंडीशंस का आपको ध्यान रखना, अगर 1 मोल ले रखा तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, देखें निकालने का तरीका वही होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, समेशन है, मतलब मान लो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो हर एक प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम। ऐसे ही यहाँ एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो सारे रिएक्टेंट की एंथैल्पीज़ का सम, यानी कि टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या देगा हमें, टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। आपको याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि फॉर एलिमेंट्री सब्सटेंसेस, जैसे कि O2 हो गया एलिमेंट्री है, N2 है एलिमेंट्री है, फॉस्फोरस है P4 एलिमेंट्री है। ठीक है, तो एलिमेंट्री जो होगा अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लें तो उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज 0, कि हम उसको क्या करते हैं, 0 लेते हैं। तो इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें पहले कुछ और बात को समझना पड़ेगा, तब वी कैन प्रोसीड टू दिस। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ एंथैल्पी आ जाते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब आग लगाना है, कितने में लगाएंगे, एटलीस्ट 1 मोल में, यानी कि हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्नड और ऑक्सीडाइज्ड इन ऑक्सीजन, कि 1 मोल सब्सटेंस को अगर आप कम्प्लीटली आग लगाएं तो जो एनर्जी चेंज आएगा उसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। इसी में क्या आ जाती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब है हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन 1 बार प्रेशर इज कम्प्लीटली बर्न टू फॉर्म द प्रोडक्ट अंडर ऑल्सो अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, के प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी किस में बनेगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इसमें द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, याद आया क्लास 10th कि कोई फ्यूल कितना अच्छा है, वो कैसे पता चलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू के मतलब जो कम अमाउंट में खर्च हो लेकिन ज़्यादा एनर्जी दे, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हाई। और फूड इज़ अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज और जूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड, कि 1 ग्राम फ्यूल से को अगर कम्प्लीटली बर्न कराएं तो जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि वो उतना अच्छा फ्यूल है। ठीक है, दैट इज़ अ गुड फ्यूल। अब इसमें हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम साथ के साथ कर सकते हैं।
देखें वो न्यूमेरिकल क्या कहता है, वो न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, किसके निकालनी है, इथाइन गैस। अब क्या क्या बनाएगा ये, CO2 बना के देगा, H2O बना के देगा, टेम्परेचर क्या है 298 और ये क्या है 1 बार, मतलब स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O एंड C2H4 आर रिस्पेक्टिवली दिस। लेकिन ध्यान दो इसने O2 की एंथैल्पी नहीं दी, क्यों नहीं दी, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में O2 तो एलिमेंट्री हो गया, एलिमेंट्री होने की वजह से ये इसकी एंथैल्पी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, रिएक्टेंट देख लो कौन कौन से हैं, इथाइन है, ये है आपका 5/2 O2, ठीक है, ऐसे ही CO2 है और ये H2O है। अब इसमें एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या क्या है CO2 एंड H2O। लेकिन ध्यान दो कि CO2 की जो एंथैल्पी फॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए, सिर्फ एक मोल के लिए। यहाँ पर कितने मोल है, 2 मोल है, ट्वाइस हो गया, यानी कि जो CO2 की एंथैल्पी है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना, कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, माइनस देखो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के CO2 की एंथैल्पी ली, H2O की एंथैल्पी ली। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ माइनस है, एक्चुअल में तो ये प्लस है, कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये प्लस और यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है। जब ब्रैकेट आप खोलोगे तो वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या है कि इथाइन है, इथाइन के मल्टीप्लाई में तो 1 है तो वो तो उतनी रहेगी 52.3, और 5/2 ऑक्सीजन की कितनी है, 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1323.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कि आग लगाएंगे तो इतनी एनर्जी क्या कर जाएगी, रिलीज कर जाएगी। ऐसे ही होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। याद करो क्लास 10th न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, वहाँ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि एसिड में बेस मिलाएंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि आपके पास यहाँ एसिड होगा, आपके पास यहाँ बेस होगा, दोनों को आप मिक्स करेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस इज डिफाइंड एज हीट चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, देखो अब तक 1 मोल ले रहे थे, यहाँ पर क्या लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्यों लिया है, देखें अगर मान लेते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड आपने क्या लिया है, 1 मोल लिया है। 1 मोल एसिड का मतलब है 1 मोल H पॉजिटिव बनेगा, 1 मोल H पॉजिटिव। बेस अगर आपने 1 मोल लिया तो वहाँ से भी कितना बनेगा, 1 मोल OH नेगेटिव। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 1 मोल बनता है, लेकिन क्या ये बात ज़रूरी है, आंसर इज़ नो, ये ज़रूरी नहीं है। मान लो आपने 1 मोल H2SO4 लिया, H2SO4, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ से कितने मोल H पॉजिटिव निकलेंगे, ट्वाइस। ठीक है, यानी कि इसका कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं रह सकते हम, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कि मोलर मास लो और डिवाइड बाय करो उसको, उसकी वैलेंसी या उसका चार्ज। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, चार्ज। अगर प्लस का चार्ज है तो +1, 2 का चार्ज है तो +2, जो भी चार्ज आएगा। यानी कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज टेकन फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट because neutralization involve 1 mole of H plus and 1 mole of OH negative to produce 1 mole of water, and 1 mole of acid on dissociation may not give 1 mole of H plus ion। जैसे कि H2SO4 कितना देगा, 2 पॉजिटिव, यानी कि वहाँ जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो कितने मोल के लिए होगा, 2 मोल के लिए होगा। यानी कि उसको 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, और वो फैक्ट ये आता है कि जब भी आप 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड लें और 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस लें तो हमेशा कितनी एनर्जी निकलती है, 57.1 किलो जूल की। 1 मोल लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो कितनी एनर्जी निकलती है, 57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एक फैक्ट है जो एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको याद ही होगी,
है ना, ये वही है। यानी कि एंथैल्पी चेंज व्हेन अ कोवलेंट कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर स्प्लिट टू प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन, सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ये किसके केस में हुआ, एटम्स के केस में, आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस टूटे तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। कि कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस कहाँ तोड़ेंगे आप, उसको वाटर में डाल के जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी लगेगी, कंज्यूम होगी, उसको हम लोग, जैसे एसिड के केस में, एसिड में वाटर डालते हो तो एनर्जी निकलती है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, इसलिए डेल्टा एच का साइन क्या रखा हुआ है, माइनस का। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी डालोगे, जैसे CuSO4 में 5H2O डाला तो ये 5H2O जुड़ गया, तो 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आपने लिया, एनहाइड्रस को हाइड्रस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज योर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइन विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर so as to change into hydrated salt is called enthalpy of hydration। जैसे कॉपर सल्फेट के केस में कितनी एनर्जी निकलेगी, 78.2 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूशन, कि जब आप किसी चीज़ को वाटर में डालते हैं तो क्या क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन में 2 टाइप की एंथैल्पीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एक सिंपल सी बात है, मुझे NaCl को वाटर में डालना है, मुझे क्या करना है, NaCl को वाटर में डालना है। अगर मैं NaCl को वाटर में डालता हूँ तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि वाटर इसको तोड़ेगा, Na पॉजिटिव अलग होगा, Cl नेगेटिव अलग होगा। जब कैटायन और एनायन को आपस में तोड़ेगा तो एक एनर्जी लगेगी, दैट इज योर लैटिस एंथैल्पी, दैट इज योर लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी आने के बाद जब वाटर आएगा तो ये इसको हाइड्रस कंडीशन में कन्वर्ट करेगा, Na पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस। ये लिखने का मतलब क्या होता है, ये लिखने का मतलब होता है कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव ने वाटर को अपनी तरफ खींचा, है ना। इस अट्रैक्शन के चक्कर में उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि सॉल्यूशन बनाते टाइम 2 टाइप की एंथैल्पी चाहिए, एक लैटिस एंथैल्पी चाहिए और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी चाहिए। इसलिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये तो कुछ एंथैल्पीज हमने पढ़ी, ये एंथैल्पीज हमने कुछ पढ़ी जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं। लेकिन कई बार प्रोसेसेस क्या होती है, फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, कि फिजिकल चेंज आता है, कि सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है, फ्यूज़न। यानी कि वो जो एनर्जी चेंज होगी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, क्या होती है, वेपराइजेशन। जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी योर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन ये जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, दिस इज़ फर्दर सम ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न और सेकंड है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, के पहले सॉलिड को लिक्विड में लेके जाओगे, फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पॉसिबल, कि ये अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप की प्रोसेस हुई। फ्यूज़न हुआ तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, सब्लिमेशन हुआ तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वेपराइजेशन हुई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आपने सॉल्यूशन बनाया तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, आपने पानी को अट्रैक्ट कराया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, आपने आग लगाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन, आपने आयन बनाया तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। जो प्रोसेस करवाओगे, जो एनर्जी चेंज आएगी उसको उसी का नाम दे देना है। ठीक है, तो आज हमने बात करी एंथैल्पी की, एंथैल्पी के डिफरेंट टाइप्स की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो टिल देन, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करें, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाते टाइम उसको सॉल्व करूं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।